मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये हाइट एंड डिस्टेंस की 11th क्लास है और आज की क्लास में जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, वो लास्ट क्लास तक जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो राइट एंगल ट्रायंगल में लास्ट क्लास तक हमने आपके साथ डिस्कस ये किया था कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक तो एंगल आपका 90 डिग्री हो ही गया, बाकी जो दो एंगल थे उन दो एंगल के बारे में भी आपको पता था, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाती थी कि एक एंगल जो बाकी दो एंगल थे उसमें एक एंगल 30 डिग्री दूसरा 60, या फिर आपको बोला जाता था कि एक तो 90 हो गया तो उसमें से बाकी जो दो एंगल थे वो दोनों बराबर बराबर 45 डिग्री थे। लेकिन आज की क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री एक तो एंगल होगा ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो, लेकिन बाकी जो दो एंगल हैं उन दो एंगल के बारे में एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं दी जाती है। उसमें अल्फा, बीटा, थीटा, फाई इस फॉर्मेट में आपको एंगल की वैल्यू दी जाती है और फिर आपका क्वेश्चन में जो ऑप्शन होता है उसमें भी आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं कॉट, टैन, कोसेक, उनके फॉर्मेट में ऑप्शन दिया जाता है और क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है। तो जैसे अब आप देखिए कि क्वेश्चन आपका पहला जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसी से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है The angle of elevation of the top of a building and the top of the chimney on the roof of the building from a point on the ground are x degree and 45 degree respectively. The height of the building is h meter, then the height of the chimney. हिंदी में भी अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस तरीके से है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से छत पर स्थित किसी चिमनी के उच्च बिंदु तथा छत का उन्नयन कोण x डिग्री तथा 45 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई h मीटर है तो चिमनी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू एंगल की नहीं दी गई है, वो अल्फा बीटा के फॉर्मेट में दी गई है, तो आपका जो ऑप्शन होता है वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू आ भी सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आने के चांसेस होते हैं। वो कॉट, टैन, कोसेक, सेक, साइन, कॉस इस फॉर्मेट में दिया होता है। तो हमें पहले तो देखना होगा कि जो ऑप्शन में है वो कौन सा पार्ट दिया गया है, उसी पार्ट का यूज करते हुए, उसी रेशियो का यूज करते हुए क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो पहले चलो चारों ऑप्शन लिख लेते हैं। एक तो ऑप्शन है पहला h cot x प्लस h, ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया h cot x माइनस h। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया था h tan x, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, h tan x माइनस h। और चौथा ऑप्शन है h tan x प्लस h। अच्छा, ये जो चारों ऑप्शन हैं, अगर आप देख रहे हैं चारों ऑप्शन, तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन में वैल्यू दी गई है, मतलब जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में क्या आपको दिख रहा है, तो आपको एक पॉइंट समझ में आएगा कि जो ऑप्शन में वैल्यू है वो किस फॉर्मेट में है। तो आपका टैन में भी है और कॉट में भी है, तो या तो टैन का रेशियो जो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो यूज करो, या कॉट का रेशियो जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसका रिवर्स होता है टैन का, वो यूज करो। तो ये अगर आपको पॉइंट पता हो कि जो टैन होता है, टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। और दूसरा पार्ट हो गया आपका कॉट थीटा, क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है, जो कॉट थीटा होता है वो उल्टा होता है इसका, कॉट थीटा इसका उल्टा, यानी b बाई पी मतलब हम कहेंगे कि आधार बटे में लंब। तो ये छोटा सा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। और ये पॉइंट नहीं पता है तो मैंने अभी लिख दिया, आप पता कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस के होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, आप डायरेक्टली रेशियो का यूज कहां से कर पाएंगे? अगर हर क्वेश्चन में डायरेक्टली रेशियो का यूज नहीं कर पाएंगे तो मैं ये नहीं कहता कि हर क्वेश्चन इस तरीके का आता है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। अधिकतर क्वेश्चन आपके आते हैं जो एंगल पर बेस्ड, डायरेक्टली एंगल आपको दिया होता है, जो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन अगर आपका एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया तो हम क्या छोड़ देंगे क्वेश्चन? नहीं, हमें बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया है इसलिए मैंने यहां पर लिख के आपको बताया। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक बिल्डिंग है, तो मैंने पहले बिल्डिंग ही बना दिया, जब बात की गई है बिल्डिंग की तो बिल्डिंग बना दिया मैंने, और बिल्डिंग जमीन पर ही होगी तो जमीन के परपेंडिकुलर ही होगी।
ये तो मुझे पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि जब भी बिल्डिंग बनाई जाएगी तो वो कुतुब मीनार की तरह थोड़ा और झुका देंगे, कुतुब मीनार से ऐसा थोड़े ना बनाएंगे। जब भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो आपको पता है कि वो कुतुब मीनार थोड़ा सा झुका हुआ है, तो आप बिल्डिंग थोड़े ना और झुका के बनाएंगे ताकि भूकंप आए तो गिर जाए, फिर अगली बिल्डिंग नहीं बनाए। हर साल भूकंप अगर गलती से आने लगे तो हर साल बिल्डिंग आपकी गिरने लगे और हर साल आप जो है बिल्डिंग बनाने लगो, तो वो कंडीशन नहीं है। तो यहां पर बोला गया कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर चिमनी है, तो बिल्डिंग जब भी बनाएंगे तो बिल्डिंग हमेशा जमीन जो होगी ना, जो हॉरिजॉन्टल जमीन होगी उसके परपेंडिकुलर होगी। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। तो जमीन ऐसे होगी तो उसके परपेंडिकुलर आपकी बिल्डिंग है। और फिर बोला गया कि बिल्डिंग के ऊपर जो है ना वो चिमनी बनी हुई है, जो भी बिल्डिंग आपको बताई गई उसके ऊपर चिमनी बनी हुई है। अब फिर बोला गया कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, अब जमीन पर कोई बिंदु ले लिया, तो जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, मैंने कहा कि यहां पर वो बिंदु है, यहां पर ले लेते हैं, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से उस चिमनी के ऊपर बनने वाला एंगल जो है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से उस चिमनी के ऊपर बनने वाला एंगल, चिमनी के ऊपर बनने वाला एंगल, और उसके बाद और कौन सा एंगल, तो और बोला गया कि और उस बिल्डिंग के ऊपर बनने वाला एंगल। ये दोनों एंगल के बारे में बात की गई। एक जो आपका बोला गया है कि उस बिंदु से चिमनी के ऊपर बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन और उसी बिंदु से बिल्डिंग के ऊपर बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया गया। तो इंपॉर्टेंट यह है कि ये पहले x डिग्री दिया गया है, बाद में 45 डिग्री दिया गया है, बोला गया क्रमशः रिस्पेक्टिवली। तो पहले किसकी बात की गई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी पहले टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द चिमनी दूसरा पार्ट है। तो बिल्डिंग के टॉप पे पहला एंगल कौन सा है, x डिग्री, यानी बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कितना हम लेके चलेंगे, x डिग्री, क्योंकि दिया गया है। लेके क्या चलेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले बात की गई है कि बिल्डिंग के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और वो पहले एंगल जो दिया गया है वो x डिग्री दिया गया, तो मैंने x डिग्री लिख दिया क्योंकि रिस्पेक्टिवली की बात की गई है, क्रमशः की। फिर बाद में बोला गया एंड द टॉप ऑफ द चिमनी, और चिमनी के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया गया, तो वो आपको दिया गया 45 डिग्री। अच्छा, अगर ये पूरा 45 डिग्री है तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि आपको पता है ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाती है। तो अगर ये 45 पूरा है तो ये वाला पार्ट 45 होगा, और ये x है तो रहने देते हैं इसको x ही, अब उसको थोड़े ना बदलेंगे। अब ये x है तो आप लिखेंगे 90 माइनस x होगा, तो जब जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपको अगला पॉइंट दिया गया था कि जो बिल्डिंग थी ना, ये बिल्डिंग जो थी ना, इसकी हाइट आपको दी गई थी कितनी, h मीटर। इस बिल्डिंग की हाइट दी गई थी h मीटर। अच्छा, अगर ये बिल्डिंग की हाइट h मीटर है और आपसे पूछा गया है कि बताओ तब अगर बिल्डिंग की हाइट h मीटर है तो जो चिमनी की हाइट है वो कितना है, तो चिमनी की हाइट हमने क्या मान लिया, a मान लिया, और यही आपका क्वेश्चन है। चिमनी की हाइट पूछी गई है। अब चिमनी की हाइट क्या है नहीं पता है, तो हमने कहा कि चिमनी की हाइट a मीटर है, और वो क्या है नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आगे आते हैं। अगर आगे आप चले इसमें तो आपको यहां से देखिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, जो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, ये ऑप्शन या तो कॉट में है या टैन में है। अब ये ऑप्शन कॉट और टैन में है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो कॉट और टैन के अकॉर्डिंग ही तो आप आगे बढ़ेंगे, और कॉट और टैन के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ेंगे तो या तो कॉट वाला रेशियो यूज करिए या तो टैन वाला रेशियो यूज करिए। तो हमें तो ज्यादातर आसान लग रहा है कि चलो टैन का अभी तक करते आए हैं, टैन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही यूज करते हैं। तो अगर हम देखें यहां पर सबसे पहला पॉइंट कि इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं जो आपकी बिल्डिंग पर बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन x डिग्री, उस वाले ट्रायंगल को अगर लेके चलें तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि tan x की वैल्यू कितनी आएगी तो आप तुरंत कह पाएंगे कि tan x जो होगा वो परपेंडिकुलर क्या है, जो बिल्डिंग की हाइट है मतलब h अपान बेस कितना है नहीं पता। तो चलो बेस अगर नहीं पता है तो कुछ तो मानेंगे आप, तो हमने यहां पर मान लिया कि बेस जो था वो इसका, ये जो बेस जो था वो कितना था, b था। अगर ये बेस b था तो हम कहेंगे कि tan x इजिकल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर जो कि h है, और बेस कितना है कैपिटल B, तो मैंने यहां लिख दिया h बाई b। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते आप, इसको इधर करो इधर करो, इसके अलावा और तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट आते हैं। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि अब जब भी अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो चांसेस यही होता है कि एक साइड कॉमन होती है, ये कॉमन है साइड, उसी के अकॉर्डिंग हमें बराबर करना होता है, जो अभी आपको समझाऊंगा दिखाऊंगा। जैसे अगला पॉइंट आइए दूसरे में, देखिए
ये कितना है, तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है, अच्छा अगर ये B है तो B को कुछ और भी तो लिख सकते थे, इसको B ना लिख करके, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो 45 डिग्री के सामने टोटल हाइट कितनी है, A प्लस एच, तो ये आपका जो आएगा 45 डिग्री के सामने A प्लस एच, ये पूरी हाइट है, तो इस 45 के सामने भी A प्लस एच आएगा। मतलब इस B को क्या मानने की जरूरत है, हम डायरेक्टली इसको यही तो लिख सकते हैं A प्लस एच, इसको A प्लस एच लिख सकते हैं, यानी B के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस एच। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि हम B मानते हैं, लेकिन अगर यहां 45 डिग्री दे दिया तो हमें पता चल गया कि ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री के सामने पूरी हाइट कितनी है, A प्लस एच, यानी A प्लस एच है, तो ये 45 डिग्री के सामने ये पूरी जो B मान रहे थे उसे B ना मानने की जरूरत हुई, डायरेक्टली A प्लस एच लिख दिया। अब चलिए दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा ये है कि अब अगर यहां पर देखा जाए, क्या देखा जाए कि हम दूसरे वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने यहां पर बना दिया A प्लस एच। अब बिल्डिंग की हाइट बतानी है, तो बिल्डिंग की हाइट बताने है क्या मतलब है, आप किसकी वैल्यू बताएंगे, बिल्डिंग की हाइट नहीं, आपको क्या बताना है, चिमनी की हाइट। चिमनी की हाइट बतानी है तो हमें क्या बताना है, A की वैल्यू। यहां पर हमें इक्वल करने की साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों एंगल नहीं पता होते तो हमें कुछ और करना पड़ता है। यहां तो आसान हो गया कि हमें क्या निकालना है, A की वैल्यू, और A की वैल्यू यहां से डायरेक्टली आएगी। अब ये tan में आएगी या cot में आएगी, क्योंकि आपको पता है कि इधर जो है दोनों ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन है, तो आपको देखना होगा कौन सा पार्ट आपका आएगा, आंसर किस तरीके से आएगा। यहां पर हमें बताना है किसका वैल्यू है, A का, और अगर A का वैल्यू बताना है तो किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, तो आप ये लिखेंगे जब इसको इधर, तो आप यहीं तो लिखेंगे A tan x, ये आपका आएगा A इंटू टेन एक्स, और ये भी आपका आएगा, तो यहां पर अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे A tan x, यहां पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे प्लस H tan x बराबर क्या आएगा, तो बराबर आपका यहां से रिजल्ट आएगा H, और H आएगा। तो अब आपका देखिए कि A की वैल्यू कितनी आएगी, कुछ गलत कर रहे हैं तो आप बताइए। यहां पर मैंने तो यही किया ना, tan x इजिकल टू H बाई A प्लस एच, और यहां पर आपका यहां से आ गया कि 45 है, ये A है, A प्लस एच है, तो ये भी कितना होगा, A प्लस एच होगा। अगर ये पॉइंट आप समझ पाए हैं, अगर आप समझ पाए हैं तो किस तरीके से ये क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लूं मैं कि क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन यही तो था। तो अब आपका यहां से आता है, ठीक है क्वेश्चन तो सही है। तो अब अच्छा A की वैल्यू निकालनी है, उसमें आपका देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अगर यहां पर कुछ गड़बड़ ना हो रहा हो तो इसको देखिए कि, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें tan x के फॉर्मेट में देखिए ये वाला क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां पर नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा अलग तरीके से सोच लेंगे। अलग तरीके से सोचना है कि अगर हम tan x के फॉर्मेट में देखते हैं तो ये जो वैल्यू है, क्या अगर इससे A की वैल्यू निकालें, देखिए क्वेश्चन में जो बढ़ेंगे आगे ना, तो A की वैल्यू जो आएगी ये उधर जाएगा, तो आप लिखेंगे H माइनस H tan x, यही तो आएगा। देखिए मैं बता रहा हूं लेकिन आपको लिखना नहीं होता, अपान में ये आएगा tan x। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है इस फॉर्मेट में, नहीं ऑप्शन मैच कर रहा है इस फॉर्मेट में, तो हमने कहा कि tan के फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट करते हैं, इसको cot में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने बस इसलिए आपको बताया ये पॉइंट कि जब आप ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके दिमाग में, क्योंकि आपको पता है tan x और cot x दोनों के फॉर्मेट में है, तो आपके दिमाग में आएगा क्या पता tan x के फॉर्मेट में हो, तो tan के अकॉर्डिंग देखा तो नहीं मैच किया। यहां पर तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, आप देखेंगे देखते ही समझ में आएगा। तो अगर मैं इसको इधर ले आ जाता हूं, जैसे मैंने कहा A प्लस एच इजिकल टू क्या आएगा, tan x नीचे जाएगा, और आपको पता होना चाहिए कि 1 अपान tan x जो होता है वो कितना होता है, cot x होता है। अगर आपको ये पॉइंट पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, tan x इधर आएगा, A प्लस एच इधर आएगा, तो A प्लस एच इजिकल टू tan x नीचे जाएगा, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, H tan x, सॉरी H tan x नीचे जाएगा, जो कि ऊपर आएगा तो क्या लिखेंगे, H cot x, ये हो गया H cot x। और आपको बताना किसका वैल्यू था, A का वैल्यू, और A का वैल्यू बताना है तो क्या आंसर होगा, तो आप ये देखो ना कि A की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, यहां पर मैच कर गया ऑप्शन, क्योंकि आपका देख रहे हैं यहां पर आ रहा है H cot x माइनस H, और ये H cot x माइनस H कौन सा ऑप्शन है, तो आपको पता चल गया सेकेंड ऑप्शन है कि A का वैल्यू मतलब चिमनी की हाइट आ रही है H cot x माइनस H। अच्छा अगर आप चाहो तो और भी तरीके हैं कि वैल्यू मानो अलग केस है, लेकिन फिलहाल मैंने कहूंगा कि सिंपल लॉजिक है, वैल्यू ज्यादा इधर उधर सोचने की जगह XYZ का जो वैल्यू है कुछ ऐसा सोचे, यहां पर यूज नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग दिमाग चलाने लगते हैं कि मान लिया कि ये x की वैल्यू 60 डिग्री मान ले, तो ये क्या पॉसिबल है 60 डिग्री, भाई नहीं पॉसिबल है। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना होता है, जरूरी नहीं कि हर जगह अब वैल्यू उठा के पुट करना स्टार्ट कर दें।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन जो भी आज की क्लास में करने वाले हैं उसमें ऑप्शन मैं जरूर लिखूंगा। ऑप्शन इसलिए लिखूंगा ताकि अगर ऑप्शन रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या tan के अकॉर्डिंग बढ़ना है आगे या cot के अकॉर्डिंग। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। The angle of elevation of the top of a building from the top and bottom of a tree are x degree and y degree respectively. If the height of the tree is h meter, then the height of the building is. एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष से व तल से उन्नयन कोण क्रमशः x डिग्री और y डिग्री है। तदनुसार यदि उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर हो तो उस भवन की ऊंचाई कितने मीटर है। तो उस भवन की ऊंचाई कितने मीटर है। अच्छा, ये पॉइंट है कि भवन की ऊंचाई कितने मीटर है ये बताना है। और आपको जो दिया गया है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, लेकिन पहले तो हमारा यहां पर काम क्या है, पहले ऑप्शन में जरूर लिखूंगा। टाइम लग रहा है, समझिए बस ध्यान से, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ऑप्शन लिखने का मतलब बस इतना है कि ऑप्शन आपका यहां पर देखिए, इसमें जगह होती तो लिख देता, लेकिन यहां से लिखने की जगह, क्योंकि मैंने पहले पीडीएफ बना लिया था तो यहां ना लिखने की जगह मैंने अलग से लिख दिया कि मैं ऑप्शन अलग से लिख दूंगा। तो जो ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन लिख लेंगे तो ऑप्शन से ये पता चल जाएगा कि हमें tan के फॉर्मेट में आंसर चाहिए, cot के फॉर्मेट में चाहिए, कोसेक के फॉर्मेट में चाहिए, सेक के फॉर्मेट में चाहिए, कॉस के फॉर्मेट में चाहिए, साइन के फॉर्मेट में चाहिए। तो वो ऑप्शन में अगर पता पहले ही चल जाएगा तो पहले ही हम उसी फॉर्मेट को लेकर के चलेंगे, न कि बाद में जाके कन्वर्ट करें। जैसे इसका अगर ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है h cot x अपॉन cot x प्लस cot y, मतलब पहले ऑप्शन से तो पता चला कि हमें tan के फॉर्मेट में नहीं सोचना है, cot के फॉर्मेट में सोचना है। दूसरा ऑप्शन है h cot y अपॉन cot x प्लस cot y। तीसरा ऑप्शन लिख लेते हैं, मतलब दूसरे से भी पता चला कि हमें tan में तो सोचना ही नहीं है। तीसरा है h tan x अपॉन cot x माइनस cot y। और चौथा ऑप्शन आपका यहां पर है, वो है h cot y अपॉन cot x माइनस cot y। अच्छा, अब यहां से अगर देखें तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो फॉर्मेट है वो tan का फॉर्मेट नहीं, वो cot का फॉर्मेट है। तो cot के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ेंगे तो तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर आप cot के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं तो cot का रेशियो कौन सी दो साइड का रेशियो होता है, cot। तो आपको ये पता होना चाहिए और ये आपको पता भी होगा कि ये होता है कौन सा पार्ट होता है। तो आपको पता है cot थीटा की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो वो होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि cot थीटा जो होता है ना वो होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। cot थीटा जो होता है वो होता क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। और बेस अपान परपेंडिकुलर मतलब आधार, मतलब होता है आधार बटे में लंब। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए और ये पॉइंट अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब उसको देखते हैं कि बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो पहले बिल्डिंग बना लिया। अब बिल्डिंग जब बन गई तो उसके बाद आगे क्या बोला गया, बिल्डिंग की हाइट आपसे तो पूछा ही गया है क्वेश्चन में, तो चलो बिल्डिंग तो पहले बना लिया। तो बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री। अब बोला गया कि एक पेड़ है, अब जो पेड़ है उसके टॉप एंड बॉटम से जो इसके ऊपर बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो चलिए पेड़ मान लेते हैं कि यहां पर है। अगर यहां पर पेड़ है तो इसके बॉटम से तो चलो ठीक है, ये हो गया ट्री, ये हो गया ट्री, पेड़ हो गया, और ये हो गया क्या, बिल्डिंग। अच्छा, अगर ये बिल्डिंग हो गई और वो पेड़ हो गया, तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि बिल्डिंग छोटी हो पेड़ बड़ा हो। ऐसा तो नहीं है, बिल्डिंग है तो बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी फिलहाल, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हम ये भी तो मान सकते हैं कि पेड़ बड़ा होगा बिल्डिंग छोटी होगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो पेड़ है वो आपका बिल्डिंग से छोटा है या बड़ा, तभी तो आप फिगर बना पाएंगे। तो ये पॉइंट कैसे पता चलेगा, जो कि पीछे की कई बार मतलब कई क्वेश्चन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की थी मैंने। तो आपसे बोला गया कि पेड़ जब, तो बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री आर x डिग्री एंड y डिग्री। ये बोला गया है कि जो पेड़ है ना उसके टॉप से और बॉटम से दोनों जगह से जब इसके ऊपर देखते हैं तो इसके ऊपर बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है
एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है, मतलब दोनों के केस में उसे हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है। मतलब यह है कि पेड़ से अगर पेड़ के टॉप पे बैठते हैं तब भी एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब तब भी बिल्डिंग को देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है। और बॉटम में है तब तो ऊपर देखना ही पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो पेड़ है उसकी हाइट बिल्डिंग की हाइट से कम है, तभी तो आपको दोनों केस में एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है। जब इसके टॉप से बिल्डिंग के ऊपर देखता है तब भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है, जब इसके बॉटम से जब बिल्डिंग को टॉप पे देखता है तब भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट दोनों का बॉटम मिलाया, मतलब ये अर्थ हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। फिर यहां पर बिल्डिंग का ये पेड़ का जो है टॉप है तो उसको भी इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, मतलब ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला और एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया गया है। कहां पर दिया गया है तो आपको देखिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री, इस बिल्डिंग के टॉप पर इस पेड़ के टॉप और बॉटम से, पहले टॉप की बात की गई फिर बॉटम की, और पहले एंगल x की बात की गई फिर y की, यानी टॉप से जो एंगल बन रहा है वो x डिग्री बन रहा है और बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो y डिग्री बन रहा है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं, आप पलट के मत लिख देना कि इसके टॉप से y डिग्री और बॉटम से x डिग्री, ये गलत हो जाएगा। तो टॉप से x डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम से कितना है तो वो है y डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। और आपको क्या दिया गया, द हाइट ऑफ द ट्री इज h मीटर। अच्छा, ये इस पेड़ की ऊंचाई भी दे दी गई आपको, इस पेड़ की ऊंचाई जो दी गई है ना वो h मीटर दी गई है, पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। और फिर बोला जा रहा है तो बताओ कि उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। अच्छा, बिल्डिंग की हाइट अगर पूछ रहा है तो कुछ तो होगी ही, तो हमने कहा कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, a थी। इस बिल्डिंग की हाइट a थी तो a का वैल्यू बताना है आपको। अच्छा, अगर a का वैल्यू बताना है तो इसमें तो कोई भी एंगल नहीं दिया गया, केवल इतना पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, क्योंकि जमीन पर बिल्डिंग कैसी बनेगी वो परपेंडिकुलर ही बनेगी। तो अब आप आइए इसमें अगर हम देखें, क्योंकि हमें हर एक ऑप्शन जो है ना क्वाड के फॉर्मेट में, तो क्वाड के अकॉर्डिंग ही रेशियो यूज करेंगे। तो पहले तो देखिए इसमें अगर आप देखें कि अगर यहां पर देखें तो y है और इसके सामने कितना है, एंगल y के सामने साइड क्या है, a है। तो अगर मैं कॉट की वैल्यू बात करूंगा और इसके सामने जो यहां पर एंगल होगा उसके सामने जो परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर तो हमें पता चल गया a है, तो बेस कितना है, तो बेस तो हमें पता ही नहीं है, यहां पर तो कुछ तो मानेंगे। और पिछले क्वेश्चन में वो 45 डिग्री था तो डायरेक्टली लिख दिया था जितनी हाइट थी a प्लस h, लेकिन यहां नहीं पता है तो हमने कहा इसको मान लेते हैं। और मानेंगे कितना, तो हमने कहा बेस है तो चलो b मान लेते हैं, कैपिटल B मान लेते हैं, जिससे हमें समझ में आया कि बेस की बात की गई है। तो अब अगर यहां पर क्योंकि ऑप्शन कॉट के फॉर्मेट में, तो कॉट के फॉर्मेट में ही आगे बढ़ेंगे, और कॉट के फॉर्मेट में अगर आगे बढ़ते हैं हम यहां पर तो क्या बनेगा, तो आप लिख पाएंगे कॉट y, यहां लिखेंगे आप कॉट y इज इक्वल टू, कॉट y इज इक्वल टू, कॉट y का मतलब हुआ हम बात कर रहे हैं किसका, आधार बटे लंब यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। तो कॉट y बेस कौन है, क्योंकि हमें पता है जो एंगल दिया जाता है उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और बाकी जो दूसरी साइड होगी 90 डिग्री के सामने की साइड छोड़ करके जो दूसरी साइड होगी वो होगी बेस। तो हमने कहा कि यहां पर कॉट y की वैल्यू क्या होगी, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब बेस हो गया आपका b अपॉन परपेंडिकुलर कितना हुआ a। ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे। मैंने tan का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन आपको डायरेक्टली कॉट में दिया है तो हम क्यों tan का यूज करें फिर कन्वर्ट करें। तो हमने कहा कॉट y कितना होगा b बाई a। दूसरा ट्रायंगल में चलते हैं, अगर ये b होगा तो हमें पता है कि ये भी b ही होगा, क्योंकि ये दोनों इस जमीन पर परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस, अगर आपके ये दोनों आपके पैरेलल हैं तो बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। ये b होगा तो ये भी b होगा। अच्छा, अगर ये b होगा तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको निकाल पाएंगे कि ये टोटल a था, उसमें से ये h जो है ये हाइट h माइनस कर दें तो कितना बचेगा, a माइनस h। ये कितना बचेगा, a माइनस h। कैपिटल h है या स्मॉल h है, कैपिटल h है तो मैंने लिख दिया कैपिटल h, ये कैपिटल H। अब आपका हो गया, यहां पर देखिए इस वाले ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, ये जो आपका है इस ट्रायंगल में अगर मैं कहूं कि कॉट y की वैल्यू नहीं कॉट x की वैल्यू कितनी आएगी इस वाले ट्रायंगल में, तो कॉट x होगा, हमें पता है कि हमारा होता क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें एंगल देखें तो इस एंगल को लिया गया है तो परपेंडिकुलर तो ये वाला साइड होगा, तो बेस ये वाला होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब b बाई a माइनस एच, b बाई a माइनस एच। अच्छा, अगर यहां से देखें अब हमें क्या है कि जो ऑप्शन है ना वो h cot x, मतलब कुल मिला के cot x के फॉर्मेट में होने, उसी के अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट किया।
अब अगर आप देखें इसमें हमें निकालना किसका वैल्यू है, तो हमें निकालना है ए का वैल्यू। और अगर ए का वैल्यू निकालना है तो क्या ए का वैल्यू यहां से डायरेक्टली पता चल पा रहा है? नहीं। क्या यहां से पता चल पा रहा है डायरेक्टली? नहीं पता चल पा रहा है। तो यहां से जो आ रहा है ए बराबर बी अपान कॉट वाई, क्या ऑप्शन है? ऐसा कुछ नहीं। यहां से अगर कुछ आ रहा है तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन मिल पाएगा यहां से डायरेक्टली? तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर दो दो टर्म्स कॉट एक्स कॉट वाई का टर्म्स दोनों यूज हुआ है। हर एक क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ना, जो ऑप्शन इस क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन में एक्स और वाई दोनों एंगल का यूज करते हुए ऑप्शन दिया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए क्या करना है कि यहां पर आप देखो कि एक साइड कॉमन है, यहां पर ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो b बराबर यहां पर क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि ए कॉट वाई आ जाएगा। b बराबर कितना आएगा? तो ये इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, ए कॉट वाई होगा। यहां पर b बराबर कितना आएगा? तो ये बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहां पर b की जो वैल्यू आएगी यहां पर भी b की वैल्यू वही होनी चाहिए। जो बेस की वैल्यू है, जो बेस का लेंथ है, वो वही होना चाहिए। यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा इजिकल टू ए कॉट एक्स, ये वाला होगा तो माइनस एच कॉट एक्स। ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे। ये पॉइंट अगर आप समझ पाए होंगे तो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आप आइए, क्योंकि हमें निकालना किसका वैल्यू? ए का, तो ए को एक साइड करेंगे तो ए के साथ जो भी आपका पार्ट जुड़ा हुआ है उसको भी लाना पड़ेगा एक साइड। तो देखिए इसमें तो ए है नहीं, इसमें ए है, इसमें ए है, तो यहां से ए हमने कॉमन लिया। अगर ए कॉमन लेते ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो हम लिखेंगे अगर ये इधर आएगा तो माइनस होगा, अगर ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये माइनस में आएगा, ऑप्शन माइनस में है नहीं। तो चलो उधर, इसको उधर ले जाते हैं। ये पार्ट है आपका ए कॉट एक्स और ये वाला पार्ट है ए कॉट वाई। अगर मैं ए कॉमन लेता हूं, इसको उधर ले जा रहा हूं। अगर इसको उधर ले गया तो यहां पर बचेगा, ए कॉमन लिया हमने, ए कॉमन लिया तो यहां बचेगा कॉट एक्स और ये उधर जाएगा तो माइनस कॉट वाई। क्यों मैंने उधर लेकर के लिखा है इसको? क्योंकि बाद में फिर साइन बदलना पड़ता है। अगर मैंने इधर लाया इसको तो ये जाएगा उधर की तरफ दूसरी साइड, क्योंकि इधर आपका इसमें ए नहीं है तो इसको दूसरी साइड करते हैं। तो जब ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच कॉट एक्स। कुछ लोग ज्यादा ही दिमागदार होते हैं, अब वो कहेंगे कि जब इसको उधर ले जाना है, मतलब उसको उधर ले गए तो इधर कैसे आ गया? कुछ लोगों का दिमाग ज्यादा ही चलता है, तो जिनका दिमाग ज्यादा चलता है वो थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि आप इन दोनों को इधर रख रहे हैं और इसको इधर रख रहे हैं, तो इन दोनों को उधर रखा है, एक साथ हो गया, और ये अकेले एक साइड रहा, तो चाहे आप इधर लिखो या उधर लिखो, साइन का ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर आ जाएगा कि ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बता पाएंगे ए की वैल्यू आ जाएगी यहां से, क्योंकि ए का ही वैल्यू निकालना था, तो आप निकालेंगे एच कॉट एक्स अपान कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। एच कॉट एक्स अपान कॉट एक्स, ये वाला पार्ट जाके डिवाइड करेगा, तो एच कॉट एक्स अपान कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, एच कॉट एक्स अपान कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही है। तो छोटे छोटे पॉइंट अगर आप समझते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें tan का यूज अगर करना होता है तो हमें पहले ही ऑप्शन ऐसा दिया जाता है जिसमें सारी वैल्यू tan के फॉर्मेट में होती, तो हम tan के रेशियो के अकॉर्डिंग सोचते हैं, tan का यूज करके करते हैं। लेकिन हमें सारे ऑप्शन में cot x cot y इस फॉर्मेट में दिया था, तो हम cot के अकॉर्डिंग ही चलेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो बाद में कन्वर्ट करने की।